नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। क्या कुछ आज हलचल रहने वाली है खबरों की जगत में, उस पर नजर डालते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी धड़कनें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि काफी अहम माना जा रहा है 2024 का ये चुनाव। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो आज इंडिया अलायंस की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं बड़े, वो मौजूद रहेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में नजर नहीं आएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समाजवेशी गठबंधन यानी कि INDIA के नेताओं की आज बैठक होने जा रही है, जो कि वर्चुअल होगी। ये बैठक 14 जनवरी को मणिपुर से मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आधिकारिक शुरुआत से एक दिन पहले हो रही है। INDIA के कई दलों की ओर से गठबंधन का संयोजक बनाने का कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में INDIA ब्लॉक की वर्चुअल बैठक में संयोजक तय करने का फैसला लिया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को INDIA का संयोजक बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और देखना है कि इंडिया अलायंस की इस बैठक में क्या कुछ खास रहता है। देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने रोड शो कर लोगों को संबोधित किया और इसके साथ ही अटल सेतु पुल, जो कि काफ़ी लंबे समय से उद्घाटन की राह देख रहा था, उसका उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह के बाद से ही बीजेपी पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक और मुंबई दौरे पर रहे। PM राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे। PM ने नासिक में रोड शो किया और उनके साथ CM शिंदे और डिप्टी CM अजीत पवार भी मौजूद रहे। नासिक में कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास भारी सुरक्षा तैयार की गई है और इसके साथ ही जहां प्रधानमंत्री ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और जनता को संबोधित किया, इसके साथ ही उन्होंने अटल सेतु पुल का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पर सवाल उठाए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, जरा आप सुनिए। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि अटल जी की सरकार में बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए भारत और लंका के बीच में जो राम सेतु है उसको डिमोलिश करने के लिए दिए गए थे। ये बीजेपी के लोग थे। अटल जी हम बहुत इज्जत करते, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि राम सेतु को डिमोलिश करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए क्यों एलोकेट किए गए थे, उसके बाद किसी दूसरे से सवाल कर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और साथ ही इस कार्यक्रम की तमाम तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो रही हैं। इसके साथ ही जहां इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है तो वहीं सोना चांदी के जो कारोबारी हैं उनकी बड़ी चांदी हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जो भीड़ है वो दुकानों में पहुंच रही है और सोने चांदी के राम के जो सिक्के बने हैं उसकी खरीदारी जमकर की जा रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को 22 जनवरी को अपने घरों में दीप जलाने को कहा गया है। इस मौके पर देश भर में कारोबार में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। सोने चांदी की दुकानों में भीड़ उमड़ रही है। समारोह से पहले बाजार में चांदी और सोने से बने राम दरबार की मांग हो रही है। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अपने महल में विराजित होंगे। ऐसे में इस तारीख को सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। यही वजह है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देश विदेश के 5 लाख मंदिरों में लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन के लिए पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं देश विदेश में भी धार्मिक स्थलों पर तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 5 लाख मंदिरों में LED के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, ताकि बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक इस ऐतिहासिक पल को साक्षी बना सकें। जहां ये पल साक्षी होने जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सोना चांदी जो कि काफी खरीदा जा रहा है। बढ़ते आगे बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली एम्स का जो बोझ है वो कम होने जा रहा है। कम इसलिए होगा क्योंकि जिन राज्यों में एम्स बने हैं वहां पर जरूरी सुविधाएं कम होने की वजह से जो मरीज हैं वो दिल्ली एम्स रेफर किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिल्ली सरकार इसको लेकर एक रेफरल नीति तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको रेफर किया जाएगा और जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी। क्या कुछ इस नीति में रहेगा वो आपको बताते हैं। दिल्ली में बढ़ते मरीजों के बोझ को कम करने के लिए देश के अन्य एम्स के साथ मिलकर रेफरल नीति तैयार की जा रही है। इसके तहत
जिन राज्यों में पहले से एम्स की सुविधा मौजूद है वहां के मरीजों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। कई बार इन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाता है। अब कोशिश की जा रही है कि इन्हें दिल्ली आने से पहले अपने राज्य के एम्स में जाने को कहा जाएगा। दिल्ली आने से पहले उन्हें उक्त राज्य के एम्स से रेफर लेटर लेना होगा। एम्स सूत्रों का कहना है कि एम्स में आने वाले लगभग 40% मरीज ऐसे हैं जिन्हें सामान्य इलाज व परामर्श देकर ठीक किया जा सकता है, लेकिन राज्य के एम्स के बारे में जानकारी न होने व अन्य कारणों से मरीज दिल्ली का रुख करते हैं। इसे रोकने के लिए एम्स के साथ मिलकर एक डैशबोर्ड बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी मदद से आसपास के एम्स में खाली बिस्तरों की जानकारी मिल सकेगी, साथ ही उक्त एम्स में उपलब्ध इलाज के बारे में जानकारी भी मुहैया की जाएगी। जनवरी का महीना चल रहा है और ऐसे में ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि सुबह और शाम के वक्त जो ठंड हुआ करती थी अब वही ठंड दोपहर में भी लोगों को महसूस हो रही है। कोहरा इतना बढ़ गया है कि आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी कोहरा कुछ दिन सवेरे और शाम को परेशान करने वाला है। मौसम ठंडा बने रहेगा और साथ ही सर्द हवाएं लोगों की दुश्वारियां बढ़ाएगी। दिन में बादल छाए रहने से रात का तापमान कुछ बढ़ सकता है। अनुमान है कि न्यूनतम तापमान जो है वो बढ़कर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है 15 जनवरी तक, और जबकि अधिकतम तापमान जो है स्थिर रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में गलन भरी सर्दी का दौर जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी के कई जिलों में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 डिग्री जो तापमान है लुढ़ककर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया, जो बीते 5 साल का सबसे कम तापमान वाला है। वहीं कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 200 ट्रेनें 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जबकि 500 से ज़्यादा उड़ानें भी प्रभावित रही हैं। राजधानी दिल्ली में जहां ठंड का कहर जारी है तो वहीं जो रैन बसेरे दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वहां पर भी भीड़ अब बढ़ने लगी है, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं या फिर फुटपाथ के किनारे, आप भी देखते होंगे कि सुबह के वक्त किस तरह से लोग यहाँ पर सोए रहते हैं, और भीड़ इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि जगह कम पड़ रही है और लोग ज़्यादा हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और लोग ठंड से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं जो कि लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके के एक रैन बसेरे का वीडियो सामने आया है जहां ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड ने न केवल कंपकपात बढ़ा दी है, वहीं लोगों को घर में दुबकने पर भी मजबूर कर दिया है। तापमान भी गिरकर 5 के नीचे पहुँच गया है। इसका सीधा असर हुआ यह है कि ठंड से लोग काफ़ी परेशान हैं, अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, शहरों में फुटपाथ पर रहने वाले बेसहारा लोग अब रैन बसेरों में शरण लेने लगे हैं। रैन बसेरों में लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इससे जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।